प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय युद्ध कला का अगला भाग है बच्चों सेना का भारतीयकरण। ठीक है, चलिए हम लोग बगैर देरी किए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। सेना का भारतीयकरण, ठीक है बच्चों, हमको आज पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। बच्चों खास करके हम अगर देखेंगे अंग्रेज़ों के राज्य में, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में, फिर ताज के राज्य में, तो वहाँ हमको कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दी ही जाती है या दृष्टिगोचर होती है। जैसे देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों ने, कंपनी के प्रारंभ का मतलब जब कंपनी आई तो शुरुआत से ही जो है उसी समय से ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों की भर्ती जो है केवल अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख कर किया था, ना कि भारतीयों को रोजगार देने के लिए। ठीक है बच्चों, अपनी ज़रूरत के लिए। वैसे भी देखा जाए तो कौन अपनी ज़रूरत के अतिरिक्त जो है क्या कोई कभी भी किसी कर्मचारी को रखता है? नहीं। ठीक है, कोई किसी को जबरन दया करके रोजगार नहीं देता, जिसकी ज़रूरत होती है तभी वो रखता है। ठीक है, और यही कार्य अंग्रेज़ों ने भी किया था। उनकी जो है ज़रूरतें थीं, रक्षा ज़रूरतें, सुरक्षा की ज़रूरतें, भारतीय जो है रियासतों को दबाना, भारतीय रियासतों से युद्ध करना, भारतीय रियासतों पे अधिकार करना, दबा के रखना, ये सारी इनकी ज़रूरतें थीं। और क्या बोलते हैं, अपनी कंपनी की सुरक्षा करना। ठीक है, तो अपनी आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर इन्होंने भारतीयों की भर्ती को प्रारंभ किया था। लेकिन 1857 के बाद सेना में भारतीयों की भारी जो है कटौती की गई, क्योंकि 1857 में शायद अंग्रेज़ों को एहसास हो गया था कि अगर भारतीयों को इसी तरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रखा जाएगा, इसके बाद अगर कोई क्रांति होती है तो दबाना संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारी जो है पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। भारी कटौती जो है 1857 के बाद की गई। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की आवश्यकता ने पुनः भारी संख्या में भारतीयों की भर्ती को प्रारंभ की। भाई प्रथम विश्व युद्ध में जब सेना की आवश्यकता पड़ी तो फिर भारतीयों की भर्ती का प्रारंभ किया गया। भाई महात्मा गांधी से अपील की गई कि भारतीयों की भर्ती आप करवा दीजिए, हमारी सेना में हमें ज़रूरत है, आज़ाद हो जाएंगे तो आपको आज़ादी दे देंगे। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने अपील की थी भारतीय नवयुवकों से सेना में भर्ती होने के लिए, और भारतीय नवयुवकों ने किया भी था। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी, क्या बोलते हैं, युद्ध जीतने के बाद भी भारत को आज़ादी नहीं दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध की आवश्यकता ने एक बार पुनः जो है अंग्रेज़ों को भारतीयों की भर्ती के लिए बाध्य कर दिया, और युद्ध के बाद बदलती परिस्थितियों के कारण सेनाओं का भारतीयकरण भी करना उनके लिए आवश्यक हो गया। भारतीयकरण का मतलब होता है बच्चों, जो अभी तक ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश सैनिक के रूप में माने जाते थे, अब इनको भारतीय सेना के रूप में जाना जाने लगा। अब सैनिकों ने खुद भी कहा आज़ादी देना है तो पहले हमारा भारतीयकरण कीजिए, पहले हमको भारतीय जो है सैनिक घोषित कीजिए, फिर ये बात पे विश्वास किया जा सकता है कि आप आज़ादी हमें दे देंगे। चलिए, इसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई आप लोग देख सकते हैं। कितने यूनिटों के अधिकारी भारतीयों को बनाया गया, क्या क्या किया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे है 8 यूनिट योजना। 8 यूनिट योजना। अब देखिए, भारतीयों को भी ऑफिसर बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। ठीक है, भारतीयों को भी ऑफिसर बनने की प्रक्रिया की घोषणा 1923 में कमांडर इन चीफ लॉर्ड रालिंसन द्वारा मिल चुकी थी। ठीक है बच्चों, 1923 में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले भाग में कि 1923 में, बच्चों देख लीजिए, उसके पहले वाले भाग में हम लोग पढ़ चुके थे कि देख लीजिए जनरल रालिंसन ने जो सुधार किए थे, इसमें जो है एक सुधार में एक जो है पॉइंट ये भी है कि भारतीयों को भी अफसर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अपने स्थान पे चलते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे हैं।
देखिए, तो कमांडर इन चीफ रालिम्फन द्वारा जो घोषणा की जा चुकी थी भारतीयों को भी अफसर या अधिकारी बनने की प्रक्रिया, तो उसके द्वारा कुछ कार्रवाई जो है की गई और 1926 तक प्रमुख जो ये 8 यूनिटें थी, इनके जो है अधिकारी भारतीय थे, जो कि किंग कमीशन प्राप्त भारतीय अधिकारी थे। ठीक है बच्चों, चलिए कौन कौन सी वो जो है यूनिटें थी इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बच्चों देखा जाए तो जो 6 यूनिटें थी वो पैदल यूनिटें थी और 2 यूनिटें जो है वो घुड़सवार यूनिटें थी। ठीक है, पैदल सेना की यूनिटें थी 4/19 4/19 हैदराबाद रेजिमेंट, 5वीं रॉयल बटालियन या 5वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, 1/7 या 1/7वीं राजपूत रेजिमेंट, 1/14वीं ठीक है पंजाब रेजिमेंट, 2/1वीं पंजाब रेजिमेंट, 2/1 मद्रास रेजिमेंट। इन जो है पैदल सैनिकों की यूनिटों के अधिकारी जो है वो भारतीय सैनिक होते थे, जो कि किंग कमीशन प्राप्त होते थे। बच्चों, किंग कमीशन के बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। ये किंग कमीशन होता क्या था। घुड़सवार सेना जो है, इसमें जो है जो 7वीं लाइट कैवेलरी माने होता ही है घुड़सवार सेना। ठीक है, 16वीं लाइट कैवेलरी, 7वीं और 16वीं यानी 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। 6 तो 8 यूनिट योजना के अंतर्गत 8 यूनिटों के कमांडर, 8 यूनिटों के अधिकारी भारतीय थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आपको बता देते हैं बच्चों किंग कमीशन क्या होता है। किंग कमीशन जो है ये ब्रिटेन में एक सैंडहर्स्ट नामक एक कॉलेज है। ठीक है, जो कि अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इस कॉलेज में भारतीयों को जिनको अधिकारी बनना होता है या बनाना होता था अंग्रेजों को, वो ब्रिटेन में इनको भेजते थे। वहाँ जो है ये सैनिक या वे जो है सैनिक जिन्हों भेजते थे, वे जो वहाँ से सैंडहर्स्ट नामक कॉलेज से जब प्रशिक्षण प्राप्त करके आते थे, तो उन्हीं सैनिकों को जो है किंग कमीशन प्राप्त अधिकारी कहा जाता था और उन्हीं सैनिकों को लाकर यहाँ पर भारत में अफसर बनाया जाता था। ठीक है, वापस आने पर भारतीय सेना में अधिकारी उन्हीं को अफसर बनाया जाता था, क्योंकि किंग कमीशन उसे ही कहा जाता है जो सैंडहर्स्ट कॉलेज से प्रशिक्षण प्राप्त करके या ट्रेनिंग प्राप्त करके वापस लौटते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और इन्हीं ट्रेनिंग प्राप्त सैनिकों को अफसर बनाने के बाद किंग कमीशन प्राप्त अफसर कहा जाता था। ठीक, अंग्रेज भारतीयों का चुनाव करके ट्रेनिंग हेतु ब्रिटेन भेजते थे। ठीक है, कहाँ भेजते थे? सैंडहर्स्ट कॉलेज में। वहाँ से ये सब ट्रेनिंग प्राप्त करके या किंग कमीशन प्राप्त करके आते थे, यहाँ अधिकारी बन जाते थे। क्योंकि भारत में ऐसा प्रशिक्षण संस्थान नहीं था। बाद में हालांकि अंग्रेजों ने किया भी प्रशिक्षण भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1922 में देहरादून में प्रिंस ऑफ वेल्स मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य क्या था? किंग कमीशन की परीक्षा में बैठाना, यानी तैयारी कराने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ की गई? देहरादून में। कब? 1922 में। फरवरी 1925 में भारतीयों द्वारा सभी भारतीय यूनिटों के भारतीयकरण की मांग की गई। अब 1925 में भारतीयों ने मांग की कि जितने भी भारतीय यूनिटें हैं सबका भारतीयकरण किया जाए, अर्थात सबके भारतीयकरण में भारतीय यूनिटें हैं तो जो उनके अधिकारी जो अंग्रेज हैं, अर्थात सभी यूनिटों के अधिकारियों जो है उनको भारतीयों को नियुक्त किया जाए अधिकारियों के रूप में। ठीक है भाई, जब तक भारतीय सैनिकों का अधिकारी या अफसर अंग्रेज रहेगा तो सेना का भारतीयकरण कैसे होगा? तो इन्होंने यही मांग की थी कि जो भारतीय यूनिट हैं सभी यूनिटों के अधिकारी जो है वो भारतीय होने चाहिए, तभी तो भारतीयकरण होगा। फरवरी 1925 में भारतीयकरण की गति को तेज करने हेतु राजू प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बच्चों दीन बहादुर वेंकटेशपति राजू। इन्हीं के नाम से इसे राजू प्रस्ताव कहा गया। ठीक।
ठीक है। और जून 1925 में मेजर जनरल फर एंड्रेव इफ्किन की अध्यक्षता में इफ्किन समिति का गठन किया गया। इसे द इंडियन फैंड हर्फ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ्किन एंड्रेव इफ्किन की अध्यक्षता में इफ्किन समिति का गठन किया गया। इसे ही इंडियन फैंड हर्फ्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्देश्य क्या था, जो इस प्रकार है। भारतीयों को किंग कमीशन में वृद्धि, अर्थात भारतीयों को अफसर बनाने की प्रक्रिया में वृद्धि, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को अधिकारी बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाए। अगला है भारत में सैनिक कॉलेज की स्थापना की जाए। अगला है 8 यूनिट योजना को समाप्त करके भारतीय सेना की सभी इकाइयों में अधिकारियों की जगह प्रदान की जाए। कहने का मतलब अभी तक केवल 8 यूनिट योजना ही थी, अब जो है संपूर्ण भारतीय सेना की इकाइयों में इनको अधिकारी भारतीय रखे जाएं। और किंग कमीशन में भारतीयों को 10 से बढ़ाकर 20 किया जाए। अभी तक 10 किंग कमीशन के लिए 10 स्टूडेंट को भेजा जाता था, अब जो है 20 को भेजा जाना प्रारंभ किया गया। ठीक है बच्चों, कहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए 1928 से किंग कमीशन हेतु 20 भारतीयों को चुना जाने लगा। चुनकर इनको इंग्लैंड फैंड हर्फ्ट कॉलेज में भेजा जाने लगा। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, जहां पर भारतीय प्रतिनिधि कौन कौन थे, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, पंडित मदन मोहन मालवीय। इस सम्मेलन में गांधी जी ने क्या कहा था, बच्चों जरा ध्यान दे के सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक बात इन्होंने कहा था कि जिस देश में अपनी सेना एवं नीति निर्धारण अपने हाथ में ना होकर किसी बाहरी के हाथ में हो, उससे पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती। इस सम्मेलन में भारतीय सेना का नियंत्रण भारतीयों के हाथ में तथा ब्रिटिश सेना को भारत से वापस बुलाने की बात कही गई। ठीक है बच्चों, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने यही कहा था कि जिस देश में अपनी सेना एवं नीति निर्धारण अपने हाथ में ना हो और किसी विदेशी के हाथ में हो, अर्थात अंग्रेजों के हाथ में हो, उससे पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य निर्वाह की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और इन्होंने स्वयं कहा कि भारतीय सेना का नियंत्रण भारतीयों के हाथ में सौंप दीजिए और ब्रिटिश सेना को भारत से बाहर ब्रिटेन पहुंचा दीजिए। और 1932 में देहरादून का मिलिट्री कॉलेज, बच्चों 1932 में देहरादून का मिलिट्री कॉलेज भारतीय सैन्य एकेडमी का रूप धारण कर लिया। बच्चों आज भी पूछा जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में। ये बच्चों जीके में भी आता है, सैन्य विज्ञान का एक प्रश्न भी बन जाता है, जीके का भी प्रश्न बनता है। ठीक है बच्चों, तो IMA जिसको बोला जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी या भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। और 1932 में ही जो मिलिट्री कॉलेज खोला गया था वही मिलिट्री कॉलेज इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम के रूप में एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर बन गया। बच्चों खास करके ट्रेनिंग सेंटर है या इंडियन मिलिट्री एकेडमी या भारतीय सैन्य एकेडमी आज भी है। ठीक, इसमें 60 भारतीयों को 18 महीने के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, इसके लिए अधिकारी बनाने के लिए। 1933 में भारत में सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु गैफ ट्रिब्यूनल समिति का गठन किया गया। ठीक है बच्चों, और 1936 में भारत के कमांडर इन चीफ अकिनलेक की अध्यक्षता में नवीन भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं हथियारों के नवीनीकरण हेतु अकिनलेक कमेटी का गठन किया गया। ठीक, अब देखिए बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का भारतीयकरण, इसमें देख लेते हैं बच्चों, वीडियो लंबा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध तथा सेना का भारतीयकरण। आप सब लोगों को मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1939 में प्रारंभ होकर 1945 तक चला। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कुछ भी हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में, सेना में अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए कमीशन के प्रशिक्षण की अवधि
6 माह कर दी गई। बच्चों जो अभी तक 18 माह की कमेटी का प्रशिक्षण था, देखिए ये है 18 महीने का, उसको घटाकर 6 महीने की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी गई। अर्थात 6 महीने में ही अधिकारी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अधिकारी बनाया जाना प्रारंभ हुआ। क्योंकि बच्चों अब जब सेना में अधिकारियों की कमी हो गई, भाई सैनिकों को कमीशन देना नहीं था, उनको अधिकारी बनाना नहीं था, उनको केवल जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण देकर उनको युद्ध भूमि में भेजना था, बाकी अधिकारियों को ट्रेनिंग देना था, युद्ध कला सिखाना था। उनको जो है 6 महीने में महत्वपूर्ण जो है प्रशिक्षण उनको देकर उनको अधिकारी बना दिया जाता था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो गया था तो सेना में अधिकारियों की जरूरत ज़्यादा पड़ने लगी। अब 1939 के युद्ध के प्रारंभ में सेना में कुल भारतीय अफसर थे 396, जो कि 1942 में, हालांकि 42 में युद्ध तो समाप्त हुआ नहीं था, युद्ध का बीच का ही समय था, 1942 में 8340 भारतीय अफसर हो गए। अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों हम इसमें। अक्टूबर 1939 में कुल भारतीय सेना थी 3,52,213। ठीक है बच्चों, अक्टूबर 1939 में कुल भारतीय सेना कितनी थी? 3,52,213। और जनवरी 1944 में कुल भारतीय सेना कितनी हो गई? 23,62,156। बच्चों 3 × 21 3 और 24, 8 गुना जो है भारतीय सैनिकों को बढ़ाया गया। क्योंकि युद्ध की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, कहाँ कितने सैनिकों की जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। युद्ध में पराजय से सभी घबराते हैं, क्योंकि पराजय का मतलब ही होता है संपूर्ण विनाश। अस्थायी भारतीय सेना कितनी थी? 2 लाख। अब जिसमें जो है 2 लाख, 1 मिनट बच्चों हम आपको इस तरह समझाते हैं। अक्टूबर 1939 में कुल भारतीय सेना 3,52,213, जिसमें अस्थायी भारतीय सेना कितनी थी? 2,05,038। और ब्रिटिश सेना कितनी थी? 63,469। ठीक है। और भारतीय रियासतों की सेना कितनी थी? 83,706। ठीक है। जनवरी 1939 में भारतीय सेना 23,62,156, जिनमें भारतीय कितने थे? 18,19,350 सैनिक। ब्रिटिश कितने थे, यानी अंग्रेज कितने थे? 1,75,323 सैनिक। सहायक सेना कितनी थी? 17,687। अनियमित सेना कितनी थी? 2,29,091। और भारतीय रियासतों की सेना कितनी थी? 89,098। और सितंबर 1945 में बच्चों भारतीय सेना कितनी हो गई? 26,45,017। और ब्रिटिश सेना कितनी थी? 2,40,615। वर्मा सेना 21,633। अब बच्चों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इतने बड़े युद्ध में जहां भारतीयों को 26 लाख तक पहुंचाया गया, केवल ब्रिटेन के बस की बात नहीं थी कि वो बगैर भारतीयों के मदद के द्वितीय विश्व युद्ध ये जीत सकते थे। ठीक है बच्चों। हाँ, वैसे भी कहा जाता है, आज भी देखा जाता है तो भारतीय सैनिक विश्व के नंबर 1 सेना मानी जाती है। केवल हमारे यहाँ अगर कमजोर पड़ते हैं तो केवल अधिकारी वर्ग, ये जिम्मेदारी लेना नहीं जानते, ये अपनी सुरक्षा के लिए चिंता ज़्यादा करते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब भारतीय सैनिकों को इस बात की कभी छूट नहीं देते थे ये जो है अपने कार्य को ढंग से कर सकें। बहुत सी स्थिति ऐसी होती है कि भारतीय सेना जो है मन में घुट घुट के रह जाती है। बच्चों कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें भारतीय अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारियां स्वयं निभाना चाहिए, सैनिकों की भावनाओं को समझते हुए। ठीक है। भारतीय सैनिक हमारे बहुत बहादुर हैं, भारतीय सैनिकों का मुकाबला कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं ये अन्य सेनाओं के, अन्य देशों के अधिकारियों के मुकाबले ये थोड़ा सा राजनीतिक ज़्यादा होते हैं, या मान के चलते हैं कि इन्हें कर्तव्य निर्वाह और देश के जज्बातों के अतिरिक्त इन्हें अपनी नौकरी की चिंता ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये जो है राष्ट्र की भावना, सैनिकों की भावना की कद्र ना करते हुए अपनी जो है नौकरी बचाने की चिंता में ज़्यादा लगते हैं। बच्चों ये भी कहा जाता है कि
भारतीय अधिकारी से कई गुना जिम्मेदार पाकिस्तानी अधिकारी होते हैं। पाकिस्तान की सेना भले ही कमज़ोर हो, डरपोक हो, कायर हो, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो है सैनिकों को इस बात के लिए तैयार कर देते हैं कि जाओ आप ये कार्य कर लो, हम देख लेंगे। अर्थात अंदर जो जिम्मेदारी, जो अंदर जो है, जो भी राजनीतिक कार्रवाई होगी, जो भी जवाबदेही होगी, हम जवाब दे लेंगे। ये कार्य भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय जो है अफसर नहीं कर पाते, और अंत में सैनिकों को जो है अपनी मन मर्जी, अपना दम मार कर ये जो है रह जाना पड़ता है बच्चों, जिसके कारण उनका मनोबल काफ़ी हद तक कभी कभी गिर जाता है। ठीक है, चलिए। और इस समय तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस समय तक भारतीय अफसरों की संख्या में वृद्धि जो है 10 गुना हो चुकी थी। नौसेना में 1939 में 314 अफसर, ठीक है बच्चों, 314 अफसर 1939 में थे, और 2854 सैनिक थे। 1945 तक भारतीय नौसेना की स्थिति क्या हो गई, इसको देख लेते हैं। एक मिनट बच्चों, रुको। हाँ, ये थोड़ा सा हम इधर पढ़ने लगे, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया बच्चों, नीचे कुछ क्या लिखा हुआ है देखिए, हम इसको फिर से आपको बताते हैं। नौसेना की स्थिति क्या थी? 1939 में 314 अफसर, 2854 सैनिक थे। जनवरी 1944 में 2382 अफसर या अधिकारी हो गए, और 25,274 सैनिक हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर कुल अफसर सहित भारतीय नौसेना की संख्या थी बच्चों 30,478, सब अधिकारी वगैरह सब सहित। ठीक है, अब देखिए 1945 तक भारतीय नौसेना की स्थिति क्या थी। यहाँ पर कितने जो है हमारे पास कितने यौद्धिक उपकरण मौजूद थे, नौसैनिक उपकरण मौजूद थे। देखिए, भारी जहाज या फ्लूप्स जिसे हम लोग कहते हैं वो थे 5, सर्वेशिप 1, सर्वे खास करके सर्वेक्षण करने वाली जहाज, पेट्रोल टैंकर यानी नौसेना का पेट्रोल टैंकर यानी समुद्रिक पेट्रोल टैंकर वो था 1, स्टीम ट्रेबल या भाप की शक्ति से चलने वाला पानी का जहाज वो था बच्चों, वो भी था 1, मॉडर्न फ्लूप्स या तेज गति वाला पोत वो थे 6, फ्रिगेट्स जिसे विध्वंसक या युद्धपोत कहा जाता है बच्चों वो थे 3, माइन स्वीपर्स, माइन का मतलब होता है बच्चों सुरंग, स्वीपर्स का मतलब सफाई करने वाले, सुरंगों को हटाने वाले, एवं सहायक युद्धपोत ये थे बच्चों कुल जो है 21। माइन स्वीपर्स का मतलब सुरंगों को हटाने वाले, ठीक है। सहायक युद्धपोतों की संख्या थी 21। लैंडिंग क्राफ्ट या विंग या व्यापारिक नौसैनिक पोत ये थे बच्चों 41। तटरक्षक जहाज थे हमारे पास 11, ठीक है। अब देखिए बच्चों भारतीय वायुसेना की स्थिति क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना की मांग जो है वायुसेना के प्रति भी बढ़ने लगी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की मांग क्या हुई कि वायुसेना में भी भारतीयों को कमीशन ऑफिसर बनाया जाए। वायुसेना में ऑफिसर बनाने हेतु प्रारंभ में 2 सीटों पर चयन कर उन्हें AF कॉलेज, बच्चों कॉलेज का नाम क्या था उस समय, देखिए थल सेना में अधिकारी बनाने के लिए सेंडहर्स्ट कॉलेज भेजा जाता था, और वायुसेना में अधिकारी बनाने के लिए बच्चों कहाँ भेजा जाने लगा, AF कॉलेज क्रोनवेल, देख लीजिए ये भी कहाँ था, इंग्लैंड में। यानी वायुसेना पर अधिकारी बनाने के लिए AF कॉलेज क्रोनवेल ट्रेनिंग सेंटर, थल सेना में अधिकारी बनाने के लिए सेंडहर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है बच्चों। चलिए 1928 में भारतीय वायुसेना के विस्तार का निर्णय लिया गया। 1931 में भारतीयकरण हेतु भारतीय वायुसेना अधिनियम पारित किया गया। 1939 तक भारतीय वायुसेना के विस्तार हेतु ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता पड़ने लगी, और 1942 में निम्न ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, कहाँ पर, भारत में, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग याद रखिएगा बच्चों,
दो जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है बच्चों, जैसे हमने आपको बताया, किंग कमीशन प्राप्त सैनिकों को फेंडहफ्ट कॉलेज भेजा जाता था। जब वहाँ पे आते थे तो उनको थल सेना में अधिकारी बनाया जाता था, और वायुसेना के लिए अधिकारी बनाने के लिए एएफ कॉलेज क्रोनबेल भेजा जाता था, जहाँ पे आने के बाद उन्हें एयरफोर्स में अधिकारी बनाया जाता था। कॉलेज का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है। अब देखिए ये ट्रेनिंग सेंटर बच्चों कहाँ खोले गए 1942 में। एयर लैंडिंग स्कूल नई दिल्ली, सिग्नल स्कूल मुंबई, कोर एंड सेफर स्कूल, जनरल रिकोनिफेंस स्कूल, फाइटर रिकोनिफेंस, ऑपरेशनल ट्रेनिंग यूनिट, डिसिप्लिनरी स्कूल फॉर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, पैराशूट पैकिंग स्कूल, रॉयल एयरफोर्स रेजिमेंट ट्रेनिंग स्कूल, आर्मी ऑपरेशन सेक्शन। ये सब बच्चों ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कि भारत में खोले गए। 1942 के अंत तक रॉयल एयरफोर्स में 1097 अधिकारी तथा 6593 सैनिक थे, और जुलाई 1945 में इंडियन एयरफोर्स में तथा रॉयल एयरफोर्स के कुल संख्या हो गई 2,07,632 तक पहुंच गई थी। ठीक है बच्चों, ये पेपर आपका समाप्त हुआ बच्चों। चलिए बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। अगर नई चीज़ें कुछ हमको मिलती हैं तो इसमें आपको हम जो है वीडियो इसके लिए बना देंगे बच्चों। अगर नई चीज़ें मिलती हैं जो कि हमने आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया है, इस वीडियो में हमने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। बस बाकी आपका ये सिलेबस और ये कोर्स बेटा पूरा समाप्त हो गया। जो भी जितनी भी बुद्धि भगवान ने हमें दी थी, ठीक है, हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जो भी दिमाग था, जितनी भी बुद्धि थी, उसके अनुसार हमने अपना दायित्व को हमने निभाया है। बाकी भूल चूक तो बच्चों होता ही रहता है। हम इसमें जो है कुछ चीज़ें भले छोड़ दिए हों कि हम हो सकता है जो है दिमाग में ना आई हो सकता है हमें खुद ना आती हो, तो कहने का मतलब कुछ चीज़ माना जा सकता है कि हमसे छूट हुई होगी, छूट गया होगा। अगर हमें याद आता है बच्चों तो हम उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।